नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो जैसा कि आप लोगों के प्यार और सहयोग के बदौलत हमारे चैनल पे जो है मोनेटाइजेशन भी अनेबल हो गया, साथ साथ 3000 के लगभग सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। और आशा करते हैं कि आप इसी तरीके से अपना प्यार और विश्वास हमारे चैनल पे दिखाते रहेंगे और हमसे पढ़ते रहेंगे। तो इसी के साथ ही जैसा कि हम लोग ध्यान में दिया है कि रेलवे मंत्रालय ने कि जो है अपने डेट का जो NTPC और ग्रुप डी का जो वैकेंसी है उसकी जो है भर्ती करने का निर्णय ले लिया है और उसकी डेट जो निर्धारित कर दी है। तो इसी को ध्यान में देते हुए मैंने आपके लिए 2 नया क्लास, जो कि एक GS है जनरल साइंस, और उसके अलावा जो है जनरल अवेयरनेस की क्लास को शुरू करने के लिए मैंने विचार किया है। तो हमारी क्लास और अन्य क्लासों में अंतर क्या रहेगा, पहले उसको जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि GS और जनरल अवेयरनेस इन दोनों का जो है कोई अंत नहीं है, मतलब कि आप पढ़ते जाएंगे और सिलेबस कम पढ़ता जाएगा, भूलते जाएंगे। तो मैंने किया क्या है इसमें कि आपकी जो लगभग 15 साल 16 साल के सिलेबस, मतलब कि जो पिछले विगत वर्षों से वो जो पेपर हुआ है, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, ग्रुप डी हो गया, NTPC हो गया, तो इन सभी को ध्यान में देते हुए जो हमारा जनरल साइंस का जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, जिसमें कि आपको कम से कम पढ़ना पड़े। मान लीजिए कि आपका जो 70% क्वेश्चन, मतलब कि हम जानते हैं कि रिपीट होकर ही आता है, तो उसी को ध्यान में रख के मैंने इस पाठ्यक्रम को निर्धारित किया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान के सिलेबस में सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मात्रक एवं मापन। तो आज हम उसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है मात्रक एवं मापन। तो मात्रक और मापन की बात करने के बाद बात ये आती है कि मापन, मतलब हम समझ रहे हैं दैनिक जीवन में अगर अब हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको कुछ नहीं आता, तो मात्रक का मतलब होता है कि मापना, कि हम किस चीज़ को माप रहे हैं। क्या चलने को माप रहे हैं, क्या दौड़ने को माप रहे हैं, क्या हंसने को माप रहे हैं या रोने को। मापने में किस चीज़ को माप रहे हैं। तो मापन के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिकों के द्वारा जो एक अच्छे से जो बताया गया है वो डेफिनेशन ये हुआ कि भौतिक राशियाँ वह राशियाँ जिनको हम माप सकते हैं, ठीक है, वो भौतिक राशियाँ जिनको हम माप सकते हैं उन्हीं को जो है मापन के लिए उपयोग करते हैं, मापन कहलाएंगे। लगता है शायद आपको सिलेबस थोड़ा मतलब कि समझ में नहीं आया होगा। तो मापन के लिए जिन राशियों को हम प्रयोग करते हैं वो है भौतिक राशियाँ, ठीक है, भौतिक राशियों को हम मापेंगे। तो ये हो गया पहला चीज़। अब बात ये आती है कि भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है। तो भौतिक राशि जो है ये 2 प्रकार की होती है, जिसमें कि पहला हो गया मूल राशियाँ और दूसरा हो गया व्युत्पन्न राशियाँ। तो अब बात आता है कि मूल राशि क्या होती है, व्युत्पन्न राशि क्या होती है। तो मूल राशि जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं, मूल का मतलब होता है कि आधारभूत, मतलब कि जिसमें कोई परिवर्तन ना हो। एक तरीके से और समझे, जैसे कि लंबाई है, अगर किसी वस्तु का हमें लंबाई ज्ञात करना है या फिर अगर उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो ये सब चीज़ ज्ञात करने के लिए तो मूल राशियों का मतलब कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो आधारभूत राशियाँ हैं, मैं आपको बता रहा था कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, इन सब राशियों के मान ज्ञात करने के लिए हमें किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अगर हमें मुझे अपना लंबाई अपना नापना है, तो इसको मैं फीता के माध्यम से या इंची टेप के माध्यम से आसानी से नाप सकता हूँ। उसी तरीके से अगर हमें वज़न नापना है तो उसको हम आसानी से नाप सकते हैं। तो कहने का मीन्स ये हुआ कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको मापने के लिए किसी सूत्र की आवश्यकता नहीं होती है उनको हम कहते हैं मूल राशियाँ। तो ये तो हो गया मूल राशियाँ। अब उसके बाद आती है दूसरी बात कि व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं। तो व्युत्पन्न राशि का मतलब ये हुआ वे राशियाँ जो कि उनका जो उद्गम हुआ है वो मूल राशियों से हुआ है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम ध्यान दें क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो जैसा कि देख रहे हैं कि लंबाई एक मूल राशि है, इसको हम डायरेक्ट किसी पैमाने से नाप सकते हैं, चौड़ाई को भी हम डायरेक्ट पैमाने से नाप सकते हैं। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तब उसके बाद हमको क्षेत्रफल पता लगेगा। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि मूल राशियाँ क्या होती हैं। जैसे वजन हो गया, लंबाई हो गया, बल हो गया, ये सभी राशियाँ मूल राशियाँ हो गई। और व्युत्पन्न राशियाँ जिन राशियों को हम मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं, जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया। तो अभी केवल आप इसका नाम जानिए, क्योंकि अब आगे जब चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो इसके बारे में हम डीपली बात करेंगे। तो ये तो हो गया मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियों का क्या रोल है उसके बारे में बात कर लिया।
अब उसके बाद जैसे मान लीजिए कि हम बाज़ार जा रहे हैं कपड़ा लेने, बाज़ार में गए कपड़ा लेने, तो उससे हम कैसे कहेंगे कि जो है कि हमें कपड़ा दे, जैसे मान लीजिए हमें कपड़ा चाहिए 2, अब 2 क्या किलोग्राम, 2 किलोग्राम कपड़ा दे दीजिए, या फिर 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए, या फिर 2 लीटर कपड़ा दे दीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि इसके पीछे जो ये सफिक्स लगता है, उपसर्ग जो प्रत्यय जो लगता है, इसी को जो है हम कहते हैं मात्रक, कि जिससे हम उस वस्तु की तुलना करते हैं कि ये कपड़ा जो है 2 मीटर है, आलू जो है 2 किलो है, ठीक है। तो किसी वस्तु की तुलना करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं उसी को हम कहते हैं मात्रक। तो आपने समझ लिया कि जो भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की हैं, और उसके बाद मापन और मात्रक भी हो गया। तो अब उसके बाद देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने जो है 2 किलो जैसे कपड़ा लिए, आलू लिए, तो इन सबको ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले तो इसका एक संख्यात्मक मान चाहिए कि कितना कपड़ा है, फिर उसके बाद इसके पीछे का मात्रक चाहिए। तो किसी वस्तु की क्वांटिटी ज्ञात करने के लिए, क्वांटिटी को मैंने यहाँ क्यों से दिखाया है, मतलब कि पदार्थ की कितनी मात्रा है, उसको ज्ञात करने के लिए उसका संख्यात्मक मान के साथ साथ उसका जो है जो यूनिट है, मतलब कि जिसमें हम उसको मापेंगे, वो चाहिए। तो इसी से सूत्र बन गया Q = NQ, जहाँ Q जो है हमारा क्वांटिटी है, N जो है आंकिक मान है, मतलब कि वस्तु कितना है, और जिस मात्रक से हमने तुलना किया है वो U जो है यूनिट, मतलब कि मात्रक है। इतना हो गया। अब जैसा कि मैंने तो यहाँ बता दिया कि आपको 2 किलो हो गया, 2 मीटर हो गया, लेकिन उसके साथ साथ भी जो है बहुत से और मात्रक होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि आपसी में जो है आसानी से उसको हम पा सकें, समझ सकें, तो उसके लिए मात्रकों की जो है पद्धति बनाई गई है, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार, मतलब कि जो रेलवे में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको ध्यान में देते हुए 3 पद्धतियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें कि पहली पद्धति जो है वो है FPS पद्धति। दूसरी पद्धति जो है वो है CGS पद्धति, और उसके बाद तीसरी पद्धति जो है वो है MKS पद्धति। पद्धति का मतलब हुआ सिस्टम। तो ये तो आपने देख लिया कि FPS है, CGS है, MKS है। अब ये तीनों है क्या, उसको पहले समझते हैं। तो FPS, CGS और MKS समझने की, जैसे मान लीजिए कि हम खरीदने जा रहे हैं कपड़ा, 3 चीज़ें, कपड़ा, ठीक है, फिर चीनी, और तीसरी चीज़ हम मान लेते हैं कि ये समय है। तो अगर हम मात्रकों को मापने के लिए FPS पद्धति का अगर प्रयोग करते हैं, तो FPS पद्धति में देखिए F का मतलब जो पहली सिंबल है वो नापेगा लंबाई को, दूसरा सिंबल जो है वो द्रव्यमान को नापेगा, और उसके बाद जो तीसरा सिंबल है वो समय को नापेगा। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल में ऊपर ये कपड़ा, चीनी और समय लिख दिया। तो अगर हम FPS पद्धति का प्रयोग करते हैं, तो FPS पद्धति में हम जब भी हम लंबाई को नापेंगे तो उसको हम मापेंगे फुट में, जैसे 2 फुट कपड़ा, 4 फुट कपड़ा, ठीक है। अगर कहीं पर भी FPS पद्धति का अगर प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पर हम नापने के लिए फुट का प्रयोग करेंगे। फिर P का मतलब हुआ पाउंड। जैसा कि अगर आप चीनी खरीद रहे हैं तो चीनी को आप पाउंड में खरीदेंगे, जैसे भैया 2 पाउंड चीनी दे दीजिए, 4 पाउंड। आपने अक्सर देखा हुआ होगा कि जब आप केक वगैरह लेने जाते हैं मार्केट में, तो वहाँ पर केक जो है पाउंड के हिसाब से आता है, बोलता है भाई 1 पाउंड का केक है, 2 पाउंड का केक है, और उसी के हिसाब से उसका जो है मूल्य का जो है निर्धारण किया जाता है। तो FPS पद्धति में हमने क्या सीखा कि पहला जो अक्षर है वो लंबाई को नापता है फुट में, दूसरा जो अक्षर है P वो द्रव्यमान को नापता है पाउंड में, तीसरा जो अक्षर है वो S समय, जो कि ये समय को नापेगा सेकंड में। ये हो गया FPS पद्धति की बात। फिर CGS में आते हैं, तो CGS में पहला अक्षर C है, जो कि ये लंबाई को नापेगा सेंटीमीटर में, सेमी में। फिर उसके बाद दूसरा अक्षर जो दिया है G, ये द्रव्यमान को नापेगा ग्राम में, और जो तीसरा अक्षर दिया है S, ये समय को नापेगा सेकंड में, ठीक है। तो CGS पद्धति में क्या हुआ, अगर हम कपड़ा खरीदेंगे या कोई भी सामान खरीदते हैं, मैंने कपड़ा एग्जाम्पल के तौर पे लिया है,
तो अगर उसको हम खरीदेंगे तो उसकी लंबाई को हम मापेंगे सेंटीमीटर में। और अगर हम किसी चीज़ को खरीदेंगे, मान लीजिए चीनी हो गया, और भी अगर आपकी जो दैनिक जीवन की सामग्रियां हैं अगर उनको खरीदेंगे तो वो जो है किस में हो जाएगा, ग्राम में। और उसके बाद अगर हम समय को नापेंगे तो वो हो जाएगा सेकंड में। फिर आते हैं एमकेएस पद्धति में। तो एमकेएस पद्धति में क्या होता है, जब हम लंबाई को नापेंगे तो ये हो जाएगा मीटर में, और उसके बाद द्रव्यमान को नापेंगे तो ये हो जाएगा किलोग्राम, द्रव्यमान किलोग्राम में, और उसके बाद समय को नापेंगे तो ये सेकंड में हो जाएगा। तो अगर इसको ध्यान में रखने योग्य की बात देखिए तो तीनों में समय का मात्रक तो सेकंड है, सेकंड ही है। तो आपको केवल तीनों के लिए इन दोनों को, लंबाई का मात्रक और जो द्रव्यमान का मात्रक है, इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये तक तो, यहाँ तक तो ठीक थी। आपके मन में बात ये आ रहा होगा कि यहाँ पे तापमान नहीं आ रहा है, और मतलब कि किसी वस्तु को तौलने तापमान नहीं आ रहा है, और करंट नहीं आ रहा है, इन सभी चीज़ का प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? केवल हम यहाँ पे जो है कि लंबाई का बात कर रहे हैं, द्रव्यमान का बात कर रहे हैं, समय का बात कर रहे हैं। क्या जो है तापमान नहीं था, फिर उसके बाद जो विद्युत धारा नहीं थी? तो इसका कारण ये था कि ये जो हम बात कर रहे हैं ये विज्ञान की जो प्राचीन समय, मतलब कि आज से विज्ञान शुरू हुए लगभग बहुत समय हो गया है, 1 शताब्दी से ज़्यादा समय हो गया है। तो उसको जब उस स्थिति में बात करें तो उस स्थिति में विज्ञान इतना डेवलप नहीं था। उस समय केवल दैनिक जीवन को ध्यान में रखते हुए केवल इन 3 ही चीज़ों को ही ध्यान में रखा गया था। फिर उसके बाद हुआ क्या कि मान लीजिए कि हम एफपीएस पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, या एमकेएस पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर सीजीएस पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। तीनों में से प्रणालियाँ तो बन गई, लेकिन अगर मान लीजिए कि जैसे रामलाल है जो कि भारत में रहता है, रामलाल रहता है भारत में, और श्यामलाल है जो कि रहता है, जो है मान लीजिए श्रीलंका में रहता है, श्यामलाल रहता है श्रीलंका में। तो भारत में तो हम मान लेते हैं कि चल रहा है एफपीएस पद्धति, और श्रीलंका में चल रहा है एमकेएस पद्धति। तो अगर इन दोनों देशों के बीच अगर हमें व्यापार करना है तो दोनों की मापने की पद्धति तो अलग अलग है। कैसे हम व्यापार करेंगे? मान लीजिए अगर चीनी का व्यापार कर रहा है तो भारत से चीनी जाएगा फुट के हिसाब से, लेकिन वहाँ से फिर ये आएगा मीटर के किलोग्राम के हिसाब से, यहाँ से पाउंड में जाएगा और वहाँ से किलोग्राम में आएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी आप ये समझ लीजिए कि जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि हम प्राचीन समय की बात करें तो उस समय भी संबंध नहीं पता था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 पाउंड में कितना किलोग्राम। तो आपके मन में बात आया होगा शायद। तो उसीलिए हमें इतना पता नहीं था, तो किया क्या गया कि एक और प्रणाली बनाई गई जिसको कहा जाता है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति का मतलब होता है कि इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में किया क्या गया कि इन तीनों पद्धति की जो इनको यूज करने जो परेशानी थी उनको दूर किया गया। पहला क्या था कि जैसे दोनों देशों के बीच व्यापार करने में परेशानी, और उसके बाद जो इनमें केवल 3 ही चीज़ के बारे में बात किया गया था। तो एसआई पद्धति में क्या होता है कि एसआई पद्धति में 4 चीज़ों को मापने के लिए 7 मूल राशियों का निर्माण किया गया है, मतलब कि उसमें दिया गया है। ठीक है, तो 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं? पहला है समय, दूसरा है लंबाई, तीसरा है द्रव्यमान, चौथा है विद्युत धारा, 5वां है ताप, छठा है पदार्थ की मात्रा, और 7वां है ज्योति तीव्रता। तो मतलब कि जो शुरू में मैंने आपको मूल राशि बताया हुआ था उनको जो एसआई पद्धति के अनुसार 7 भागों में, मतलब 7 चीज़ों को दे दिया। अब उसके साथ इनका मात्रक कौन कौन सा दिया? कि एसआई पद्धति में कहा गया देखो भैया, तुम चाहे भारत में रहो चाहे श्रीलंका में रहो, किसी भी देश में रहो, अगर तुम वहाँ पे समय को नापोगे तो तुम्हारा जो मात्रक रहेगा वो इंटरनेशनल में केवल सेकंड को ही माना जाएगा। ठीक है, तुम और किसी मात्रक अपने घर में मापो, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करोगे तो वहाँ पे केवल किसको मापा जाएगा? समय को सेकंड में। फिर बात आती है लंबाई में। तो जैसा कि हमने देखा कि सीजीएस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं और एमकेएस पद्धति में मीटर को। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में क्या कहा गया कि अगर लंबाई को नापा जाएगा तो वो केवल मीटर में जो है नापा जाएगा। फिर द्रव्यमान की बात आती है, तो द्रव्यमान को नापने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम में किलोग्राम को दिया गया है। उसी तरीके से विद्युत धारा के लिए जो हमारे घर में करंट होता है उसको हम एम्पियर में नापते हैं। और उसके बाद ताप को नापने के लिए जो है
पैमाना जो बनाया गया, हम जानते हैं सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन ताप के लिए इंटरनेशनल पैमाने पे केल्विन को लिया गया है, केल्विन पैमाना। फिर उसके बाद इन दोनों चीज़ों को लिया गया, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, जिसके बारे में जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो उसके बारे में डीपली हम जब केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू करेंगे तो उसमें बताएंगे। अभी आप ये जान लीजिए कि पदार्थ की मात्रा को हम जो है मेजर करते हैं, मापते हैं मोल में, और ज्योति तीव्रता को हम मापते हैं कैंडेला में। ठीक है, तो ये हो गया पदार्थ की 7 मूल राशियाँ जिनको हम भिन्न भिन्न मात्रकों के द्वारा नापते हैं। लेकिन बात यहाँ पर भी समाप्त नहीं हुई। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बनाने के बाद वैज्ञानिकों ने सोचा कि अब क्योंकि हमने भाई जो है इंटरनेशनल प्रणाली बना दिया है, तो अब लोगों को एक दूसरे चीज़ का आदान प्रदान करने में, व्यापार करने में किसी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होगा। लेकिन दिक्कत ये हो जाता है कि 7 चीज़ें तो बनाया, लेकिन 2 चीज़ें मिस्टेक करके, मतलब कि उस समय नहीं डाला गया। वो क्या है? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस पॉइंट से एक वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है, ठीक है, तो अगर अब पूछा जाए कि उसके केंद्र से वो कितना डिग्री कोण घूमा, इस एंगल को, तो इस एंगल को बताने के लिए क्या इन 7 चीज़ों में कोई चीज़ दिया गया है? ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ताप, विद्युत धारा, द्रव्यमान, लंबाई, समय, 7 चीज़ दिया। लेकिन चाप से जो कोण बना है, मतलब कि ये एक समतल में बन रहा है, 2D में बना हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? समतल कोण। समतल कोण को बताने के लिए कोई पॉइंट, मतलब कि कोई मात्रक का निर्धारण नहीं किया गया है। उसी तरीके से जैसा कि ये 2D है, अगर हम 3D में ले लें, मतलब कि इसमें लंबाई चौड़ाई तो है, अब इसमें ऊंचाई भी आ जाए, जेड एक्सिस, मतलब कि मान लीजिए तरबूज, तो उसका बताने के लिए भी जो है नहीं बताया गया है मात्रक। तो इसीलिए बाद में इसका कोटा पूरा करने के लिए कि भाई आपको किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को मेजर करने में परेशानी ना हो, उसके लिए जो है बाद में ऐड किया गया है संपूरक कोण करके। ठीक है, संपूरक कोण में सप्लीमेंट्री एंगल, जिससे पूरा हो गया, जिसमें पहला क्या है? समतल कोण है, और दूसरा जो है वो ठोस कोण है। इन दोनों टॉपिकों को जो इसमें ऐड किया गया है, जिससे कि हम आसानी से अपना मेजर कर सकें। इसका जो है मात्रक जो होता है समतल कोण का, इसको हम कहते हैं रेडियन। अगर हम 2D में किसी एंगल को मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं रेडियन, और वही अगर हम ठोस कोण, अगर हम 3D में अगर मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में देते हैं SR, और इसको लिखते हैं RAD, रेडियन। तो यहाँ तक तो बात हो गई SI पद्धति की। तो अब तक जितनी पद्धतियाँ हमने पढ़ा है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो उसमें हम क्या नाप सकते हैं? लंबाई माप सकते हैं, द्रव्यमान तौल सकते हैं, और उसके बाद जो है विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, SI सिस्टम के आने तक। लेकिन यहाँ पर भी मान लीजिए ये सब तो हम यहाँ पृथ्वी पर रह रहे हैं, छोटी दूरियाँ हैं, इनको हम माप ले रहे हैं। लेकिन अगर हमको जो दूरी अब नापना है, हमको दूरी मान लीजिए अगर नापना है, पृथ्वी, ये है पृथ्वी और ये है सूर्य। अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच की अगर दूरी हमको नापना है तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे? क्योंकि अगर हम लंबाई से नापेंगे तो लंबाई से मीटर करेंगे तो कितना लाख, करोड़ों, अरबों, जिसका हम एक लंबाई के माध्यम से तुलना भी नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा जो है मात्रक हो जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने एक मात्रक और निकाला, जिसको हम कहते हैं खगोलीय इकाई। मतलब कि पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए जो छोटा मात्रक है, मतलब कि सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी इसको नापने के लिए जो छोटी मात्रक है उसको हम कहते हैं एक खगोलीय इकाई, जो कि पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी या फिर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को बताता है। ठीक है, तो इसका एक मान भी होगा। तो देखिए, एक खगोलीय इकाई बराबर जो होता है वो होता है 1.496 इंटू 10 के घात 11। 1.496 गुणे 10 के घात 11 मीटर। अब यहाँ पर आपको 4 अंक तो दिख रहा है, लेकिन उसके आगे क्या है? 10 के घात 11, मतलब कि इस संख्या के आगे 11 बार जीरो लिखा हुआ है। तो जैसा कि हम लाख तक जानते हैं, 5 जीरो, 10 लाख, 6 जीरो, इस तरीके से आगे बढ़ता जाता है।
तो 10 के घात 11 मतलब ये 1 खगोलीय इकाई मीटर में कितने के बराबर है, इससे आप तुलना लगा सकते हैं। अब उसके बाद जैसे हमने तीनों पद्धति में क्या पढ़ा, लंबाई का मात्रक क्या है, फुट है। फिर CGS में क्या पढ़ा हमने, सेंटीमीटर है। फिर MKS में हमने जाना कि क्या है, मीटर है। तो उसी तरीके से पहला मात्रक हमने क्या देखा कि खगोलीय इकाई है, ठीक है। पहला मात्रक हमने देखा कि क्या है, खगोलीय इकाई। लेकिन उसके बाद भी तो इससे कुछ बड़े छोटे मात्रक होंगे। तो इसी तरीके से खगोलीय पिंडों को मापने के लिए जो दूसरा मात्रक आता है वो है एक प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। प्रकाश वर्ष का भी काम वही है, सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्ञात करना और ब्रह्मांड में जितने खगोलीय पिंड हैं उनके बीच की दूरियों को ज्ञात करना। तो देखिए एक प्रकाश वर्ष कितने, इसका मान कितना होता है। तो जैसा कि इसका नाम है क्या, प्रकाश वर्ष, मतलब प्रकाश द्वारा वर्ष भर में चली गई दूरी, मतलब प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी चलेगी वही एक प्रकाश वर्ष का जो है मान क्या होगा, ठीक है। तो हम एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी अगर निकाल लेंगे तो ये लंबाई का मान हमको पता लग जाएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में वो होती है 3.0 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होती है प्रकाश की चाल। लेकिन बात क्या कहा गया है, प्रकाश की चाल एक वर्ष में। तो एक वर्ष को हम जो है सेकंड में बदल लेते हैं। तो एक वर्ष को सेकंड बदलने के लिए इसमें हम 365 से गुणा कर देंगे और ये हो गया पूरा साल भर में दिनों की संख्या। और एक दिन में हम जानते हैं कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। फिर एक दिन में जो है 24 घंटे हो गए, 24 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड। तो इतनी राशियों का जब हम आपस में जब गुणा करेंगे तो इन सभी को गुणा करने के बाद हमें एक मान प्राप्त होगा, वही जो है एक प्रकाश वर्ष का मीटर में मान होता है, जो कि है 9.46 इंटू 10 के घात। देखिए मैंने क्या कहा था, खगोलीय इकाई जो है नापने की छोटी इकाई है। तो हम प्रकाश वर्ष पे आ रहे हैं तब वो जो है बड़ी इकाई हो जाएगी। तो प्रकाश वर्ष का मान इससे ज़्यादा हो जाएगा, जो कि है 10 के घात 15 मीटर, ठीक है। अब क्योंकि जैसा कि ये जो इतना चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको रटना तो है लेकिन उसके साथ अगर समझ के पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब उसके बाद जो सबसे बड़ी दूरी होती है खगोलीय पिंडों के बीच की दूरियों को नापने के लिए, तो वो है पारसेक। आपका असिस्टेंट लोको पायलट के पेपर में आया भी हुआ था RRB के, कि जो है खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी नापने के लिए सबसे बड़ा मात्रा कौन सा है, इस तरीके कुछ करके आया हुआ था। तो देखिए ये क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं सूर्य एक तारा है, लेकिन उससे भी बहुत बड़े बड़े तारे हैं, लेकिन वो बहुत दूर स्थित होते हैं, ठीक है। आप देखते हैं रात के समय चमकते रहते हैं, तो वो भी तारे जो हैं बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। तो उन्हीं सूर्य और तारों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए पारसेक का प्रयोग करते हैं, जो कि खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को ज्ञात करने का सबसे बड़ा मात्रक है। इसको हम शॉर्टकट में PC से दिखाते हैं। और एक पारसेक का जो मान होता है, एक पारसेक का मान अगर हम मीटर में निकालें तो जैसा कि एक खगोलीय का इकाई का मान 10 के घात 11 आया, प्रकाश वर्ष का मान 10 के घात 15 आया, तो उसी तरीके से पारसेक का मान उससे भी ज़्यादा आएगा, जो कि हो जाएगा 3.1 गुणे 10 के घाते 16 मीटर। ये एक पारसेक का मान है मीटर में, ठीक है। और ये एक पारसेक प्रकाश वर्ष में कितना संबंध है वो देख लीजिए। ये एक पारसेक का प्रकाश वर्ष में, तो एक पारसेक जो कि बराबर होता है 3 प्रकाश वर्ष के, 3.26 प्रकाश वर्ष के। इसको शॉर्टकट में प्रकाश वर्ष को LY दिखाते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है LY। ये दोनों मान जितना स्टार लगाएंगे उतना कम है। उसके साथ साथ जो मैंने आपको पहले ही बताया वो भी आपको पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन है। तो ये यहाँ तक हमने बात कर लिया जो SI पद्धति के कितने मात्रक हैं। फिर उसके बाद जो हमने बात कर लिया खगोलीय पिंडों को मापने के लिए कौन कौन से दूरियाँ हैं। तो अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो है कि कुछ जैसे इनको मापने के लिए जो मूल राशियाँ हैं उनको मापने के लिए जैसे इंची टेप होता है, और वज़न को मापने के लिए जो है पैमाना मीटर आता है। तो उसी तरीके से कुछ मापन यंत्र होते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो जैसा कि बाज़ार में बहुत से मापन यंत्र हैं,
क्योंकि जैसे जैसे प्रगति होती जा रही है, विज्ञान भी तरक्की करता जा रहा है और दिन प्रतिदिन जो है मापनों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, जैसे आप अगर एग्जाम्पल लें तो पहले वज़न करने के लिए हम किसका प्रयोग करते थे? पहले वज़न प्रयोग लेने के लिए हम इस तरीके का कांटे का प्रयोग करते थे, जिधर यहाँ पदार्थ को रखते थे और इस साइड हम बटकरे को रखते थे। रेलवे में आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का रहता है उस मात्रा को, क्योंकि नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बता दूंगा, उसका प्रयोग करते थे। मतलब कहने का मीन्स ये है कि दिन प्रतिदिन तरक्की होती जा रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ मात्रक हैं, आपको सभी मैं नहीं बता रहा हूँ, जो आपके इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो एग्ज़ाम में मैंने देखा हुआ था वही सब मात्रकों के बारे में आपको बताऊँगा जो कि एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो कि 12 या 13 के लगभग हैं। तो उनमें से देखिए जो पहला जो मापन यंत्र है, मतलब कि जो पहला जो मेजरमेंट है वो जो है अल्टीमीटर। तो बात करते हैं कि अल्टीमीटर के बारे में। तो जैसा कि पहला जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो अल्टीमीटर। तो अल्टीमीटर को जानने के लिए मैं आपको तुरंत बता दूंगा और तुरंत आप भूल भी जाएंगे, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पहले जान लेते हैं। तो अल्टीमीटर का जो प्रयोग होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वायुयान उड़ रहा है, मतलब कि हवाई जहाज़। तो इस हवाई जहाज़ की धरातल, इस हवाई जहाज़ की धरातल से जो ऊंचाई होती है, उस ऊंचाई को नापने के लिए जिस मीटर का प्रयोग करते हैं उसको हम अल्टीमीटर कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वायुयान, जिसको हम कह सकते हैं उड़ता विमान, उड़ते विमान की धरातल से ऊंचाई, उसको ज्ञात करने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद दूसरा जैसा कि दिया हुआ है अमीटर। तो अमीटर का जो प्रयोग होता है, अमीटर का प्रयोग हम विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं। जो हमारे घर में करंट दौड़ रहा है, जिसे पंखा वगैरह सभी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, उसको नापने के लिए हम अमीटर का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद तीसरा जैसा कि दिया है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का प्रयोग किस में करते हैं? जैसे इस समय मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, तो हमारे ऊपर जो वायुमंडल का कुछ प्रेशर जो है यूज हो रहा होगा। उसके साथ जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वो बढ़ता है घटता है, नीचे आते हैं तो बढ़ता है घटता है। तो उसी के हिसाब से ये जो है बैरोमीटर का प्रयोग हम दाब को नापने के लिए करते हैं। दाब, ठीक है, दाब को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर का। फिर उसके बाद चौथा जैसा कि दिया गया है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर का जो हम प्रयोग करते हैं वायु की गति और दिशा। जैसा कि हम जानते हैं कि वायु की गति और दिशा नापने के लिए जो एक इस तरीके का यंत्र आता है, जिसमें इधर वगैरह प्लेट बने होते हैं। तो होता क्या है, जब हवा चलती है तो ये घूमने लगता है, तो घूमने लगता है तो नीचे मीटर लगा होता है, तो हमें पता लग जाता है कि वायु कितने चाल से चल रही है। तो एनीमोमीटर हम लिख सकते हैं वायु की गति, वायु की गति होगी। अब उसके साथ अगर ये ऐसे जाएगा तो हमें भी दिशा पता लग जाएगा, उधर से आएगा तभी पता हमें लग जाएगा कि इस तरीके से हवा बह रही है। तो वायु की गति और ये दिशा दोनों को बताता है एनीमोमीटर। तो क्योंकि ये गति और दिशा दोनों को बता रहा है, तो इसको हम संक्षेप में लिख सकते हैं कि वायु का वेग बताता है, क्योंकि वायु के वेग में गति और दिशा दोनों होती है, जो कि एनीमोमीटर बताता है। अब उसके बाद चौथा जैसा कि दिया गया है अगला फैथोमीटर। तो फैथोमीटर का प्रयोग क्या होता है? जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि धरातल से ऊपर उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग किसका करते हैं? अल्टीमीटर का। तो उसी तरीके से धरातल के पास से जो समुद्र रहती है उसकी गहराई को नापने के लिए हम फैथोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं समुद्र की गहराई। समुद्र की गहराई को नापने के लिए फैथोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। अब उसके बाद देखिए ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का भी प्रयोग हम जो है विद्युत धारा के लिए करते हैं। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर अभी तक आपने तो बताया कि जो है अमीटर विद्युत धारा के लिए, तो अमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या अंतर है हमें बताइए। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये कम मात्रा की, मतलब कि ये थोड़े बहुत मात्रा के लिए विद्युत धारा को मापता है, उसके साथ साथ धारा की दिशा भी बताता है। नापने के साथ साथ धारा की दिशा को भी ये बताता है, किसकी? विद्युत धारा के। ठीक है।
अब उसके बाद अगला जो मापन यंत्र दिया गया है जो कि है हाइड्रोमीटर। तो ये जो हाइड्रोमीटर है वो द्रव का आपेक्षिक घनत्व बताता है। हाइड्रोमीटर क्या बताता है? द्रव का आपेक्षिक घनत्व। तो घनत्व बराबर, तो जो शुरू में होगा उसको पता नहीं होगा, पहले घनत्व देख लेते हैं। तो घनत्व बराबर जो होता है वो हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान जिसको कि हम नापते हैं एसआई पद्धति के अनुसार किलोग्राम में, मतलब केजी, और आयतन जो कि लंबाई, आयतन जो है बना है लंबाई से, चौड़ाई से गुणे ऊंचाई से, और तीनों लंबाई है एल एल एल, मतलब एल क्यूब हो जाएगा। तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम प्रति केजी पर मीटर क्यूब। लंबाई को मीटर में नापते हैं, केजी पर मीटर क्यूब हो गया। लेकिन यहाँ पे बात आ रही है आपेक्षिक। तो आपेक्षिक का मतलब समझ लीजिए कि इसका हम किसी से तुलना करते हैं, मतलब कि तुम उसके सापेक्ष पढ़ने में तेज हो, तुम उसके सापेक्ष कम हो, तो उसी चीज़ का हम तुलना करते हैं। तो आपेक्षिक में किससे तुलना करते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो मान लीजिए कि जैसा कि हमें पारे का जो है घनत्व, पारे का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है। पारे का आपेक्षिक घनत्व, इसके लिए आपको पारे का घनत्व ज्ञात होना चाहिए जो कि होता है 13,600 केजी, मैंने मात्रक पहले बता दिया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए एक द्रव को जो है फिक्स किया गया है। क्या? एक द्रव को फिक्स किया गया है, जो कि आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन भी जाता है कि किसको हमने जो है स्टैंडर्ड फ्लूइड जो है विशिष्ट द्रव माना है सभी के लिए, तो वो है जल। तो मतलब कि आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए हमें उस द्रव का घनत्व ज्ञात होना चाहिए बटे में जल का घनत्व जो कि होता है 1000। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो का ऊपर दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 13.6 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये हो गया पारे का आपेक्षिक घनत्व। तो इसी तरीके से आपको बस खाली ये ध्यान रखना है कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व किससे नापते हैं? हाइड्रोमीटर से। ठीक है। अब उसके बाद अगला आ जाता है हाइग्रोमीटर। दोनों में बहुत ही मामूली सा अंतर है, हाइड्रो और हाइग्रो। तो हाइग्रोमीटर का जो प्रयोग हम करते हैं ये हम मापने के लिए प्रयोग करते हैं आर्द्रता। अब आर्द्रता तो जो है बहुत ही साइंटिफिक नेम हो गया, जो एक नॉर्मल व्यक्ति रहेगा, मतलब कि एक साधारण व्यक्ति को इसका अर्थ मुश्किल से पता होगा। तो आर्द्रता का मतलब हुआ उमस। वैसे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जैसे यहाँ में पसीना आ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? उमस। तो इसको नापने के लिए हम किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं, आर्द्रता को, उमस, उसको मापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद अगला जो है वो मापन यंत्र है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो मैनोमीटर का प्रयोग हम दाब मापने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ दाब बदल गया। यहाँ पर बैरोमीटर का प्रयोग हमने क्या किया था, जो वायुमंडलीय दाब है किस स्थान पे क्या है उसके लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन जो मैनोमीटर है इसका प्रयोग हम करते हैं गैस का दाब ज्ञात करने के लिए। जो हमारे घर में एलपीजी वगैरह आता है या फिर जो हम परफ्यूम की शीशी यूज करते हैं उसमें गैसों को कितने दाब से भरा जा रहा है उसको मेजर करने के लिए हम मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद जो है अगला जो दिया गया है वो है माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप किस चीज़ को मापने के लिए प्रयोग होता है? ये तो अगर आप शुरू से पढ़ने आपको पता होगा। माइक्रोस्कोप का प्रयोग क्या होता है कि छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत से इंसेक्ट होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, इस पॉइंट से भी छोटे। तो इस माइक्रोस्कोप की मदद से क्या करेगा कि वो इसको बड़ा कर देगा तो इसको हम आसानी से देख सकेंगे। तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग क्या किसके लिए करते हैं? छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए, या फिर कहते हैं वस्तु को आवर्धित करने के लिए। वस्तु को आवर्धित करने में किसका प्रयोग करते हैं? माइक्रोस्कोप का। अब उसके बाद आ गया स्पाइग्नोमीटर। तो स्पाइग्नोमीटर का प्रयोग क्या करते हैं? स्पाइग्नोमीटर का प्रयोग जो है आपने जब किसी डॉक्टर वगैरह के यहाँ आप जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि वो तुरंत हाथ में एक मशीन लगाते हैं, फिर बताते हैं मीटर में कि हाँ भाई आपका बीपी इतना है। तो ये जो स्पाइग्नोमीटर है इसका प्रयोग हम जो है रक्त दाब को मापने के लिए करते हैं। किसके लिए? रक्त दाब को नापने के लिए हम स्पाइग्नोमीटर का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद कौन सा है? स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किसके लिए हम करते हैं?
स्टेथोस्कोप का प्रयोग जो है ये भी डॉक्टरी काम में आता है। जो डॉक्टर जो अपने कान में लगाए रहते हैं आला, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं, तो इस स्टेथोस्कोप को हम साधारण भाषा में कह सकते हैं आला। तो ये आला क्या करते हैं, हमारे छाती पे लगाते हैं या फिर लंग्स मतलब कि फेफड़ों के पास लगाते हैं। तो इसका प्रयोग किस लिए, हृदय व फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए, का ध्वनि को सुनने के लिए हम स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद ये जो लास्ट दिया हुआ है ये है टेकोमीटर। तो टेकोमीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं, टेकोमीटर का प्रयोग हम करते हैं घूर्णन गति को ज्ञात करने के लिए। अब जैसा कि अभी ये पहला लेक्चर ही है तो आपको शायद ये पता नहीं होगा कि घूर्णन गति होता क्या है। तो घूर्णन गति देखिए क्या होता है, जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को हम इस एक्सिस पे से 2 पॉइंट के माध्यम से यहाँ पे अटैच कर दें और फिर एक के लिए अपने एक्सिस पे इस तरीके से घूमता रहे। तो इस प्रकार की जो गति रहेगी इसको हम क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे। इसका मैं आपको चित्र बना के दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का रहता है पिन, यहाँ पर बेलनाकार वस्तु लगी हुई रहती है दोनों साइड। ये जब रोटेट करता है, घूमता है, तो नीचे एक मीटर लगा होता है जिसमें कि हम पाठ्यांक को देख लेते हैं। तो उसमें जो है घूर्णन मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये सभी, जैसा कि आपने अभी तक जितनी जानकारी मैंने आपको दी है वो आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आप अगर दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि बिहार दरोगा की वैकेंसी के बारे में भी सूचना मिली हुई है, उसमें भी आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके बाद जो अगला लेक्चर बनेगा उसके बारे में आप देख सकते हैं कि मैंने पहले दिखा दिया है। अगर आप पढ़ने को इच्छुक हों तो कृपया हमारे चैनल पर विज़िट करिए। उसके साथ ही साथ, क्योंकि हमारा पहला शुरुआत है यूट्यूब पे फ्रंट आके कैमरे के सामने, तो प्लीज़ जो है अपने कीमती बहुमूल्य सुझाव हमको ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि हम अपने चैनल में अधिक से अधिक सुधार कर सकें, कैसे आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट जो है प्रदान कर सकें, यही हम आपसे आशा करेंगे। और आप सभी जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं कक्षा 9 और कक्षा 10 के मेरे छोटे भाई बहनों, आप सभी लोग जो है अपने घर में जो भी तैयारी करने वाले भैया भाभी, छोटी बहन बड़ी बहन छोटी बहन तो आपसे छोटी ही होगी, जो भी हो उन लोगों को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो भी अगर चैनल में कमी बेसी रह गया हो, क्योंकि इंसान ही है, इंसान से ही गलती होती है, फर्स्ट टाइम है, कोशिश किया है मैंने, जो भी कमी बेसी रह गया उसको प्लीज़ जो है अपने बहुमूल्य सुझाव के माध्यम से बताइएगा। और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करने में कोई कमी मत कीजिएगा। जितना हो सकेगा अथक प्रयास करके आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं बनाने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर